हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर मेथड ऑफ ईआईए एंड दैट इज चेकलिस्ट मेथड। सो इस प्रीवियस वीडियो में हमने अडोक मेथड के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने अडोक मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड इफ वी वांट टू प्रिपेयर लाइक if you want to prepare impact assessment, if you want to see the impact assessment of any project, तो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सो अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हमें इम्पैक्ट देखना है एनवायरनमेंट पे, सो अडोक मेथड के थ्रू हम उसको किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, किस तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे उसका। सो वो हमने एडोक मेथड यानी प्रीवियस वीडियो में सीखा है। इस वीडियो में हम सेकंड मेथड यानी चेकलिस्ट मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे किस तरीके से अगर हमें इम्पैक्ट का एनालिसिस करना है, चेकलिस्ट मेथड से किस तरीके से हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज चेकलिस्ट मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो चेकलिस्ट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सो इसमें क्या होता है कि हम वही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं बेसिकली कि किसी प्रपोज प्रोजेक्ट के क्या क्या होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, या कोई एक्टिविटी है उसके क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे। और बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इन क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक लिस्ट होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की या एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइज लेवल, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब जो है ईआईए के कंपोनेंट्स है या पैरामीटर्स है। सो इन सभी फैक्टर्स पे, इन सभी पैरामीटर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, है ना, सिस्टमेटिकली हम उसको इवेल्युएट करते हैं। और कितने बेसिकली इसमें ये भी देखा जाता है, मतलब इम्पैक्ट होगा ये तो देखा ही जाता है, साथ साथ हम ये देखते हैं कि हर जो पैरामीटर है, जो भी हमने कंपोनेंट की बात की, चाहे वो एयर क्वालिटी, वाटर, नॉइज, बायोडाइवर्सिटी, जो भी ये सभी फैक्टर्स हैं, जो भी ये सब पैरामीटर्स हैं, ये अफेक्ट तो होंगे, बट ये जो है किसी भी प्रपोज्ड एक्टिविटी से किस लेवल तक अफेक्ट होंगे, है ना, वो सब हम इवेल्युएट करते हैं इन सभी मेथड से। तो वो सब हम इवेल्युएट करते हैं चेकलिस्ट मेथड से। So if we talk about types of checklist, so there are four types of four category of checklist. That is simple checklist, है ना, descriptive checklist, scaling checklist, and scaling weighting. So there are different general category of checklist method. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो एडवांटेजेस इट्स लाइक इट इज़ सिंपल, यस, और इजी टू अंडरस्टैंड है, और किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ सुटेबल टू मेक। सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि सारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को एक जगह पे लाके उन पे हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं इम्पैक्ट को, वो हमें लिबर्टी प्रोवाइड कर देता है। और हम वहाँ पे किस तरीके से क्या सॉल्यूशन देने, मिटिगेट कैसे करना है, रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है, वो भी हम वहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को प्रपोज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है और क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए सही है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ डेप्थ है कहीं ना कहीं, मतलब हमें जो है डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इट इज़ समथिंग, वही डिसएडवांटेजेस है जो अडोक मेथड के थे, क्योंकि अडोक से थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बट नॉट ज़्यादा नहीं। सब्जेक्टिविटी हमें प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ असेसमेंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, एक्सपर्टीज पे करता है एसेसर्स की। और एसेसर्स मतलब वहाँ पे बायसनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब्जेक्टिविटी का इसका प्रॉब्लम होता है। और लिमिटेड गाइडेंस इसमें कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है कि इट डज़ नॉट सजेस्ट मिटिगेशंस बेसिकली। और मिटिगेशंस मेजर्स इसमें, मतलब चेकलिस्ट मेथड के थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आगे क्या मिटिगेशन मेजर्स हम लेना चाहते हैं, बट चेकलिस्ट मेथड में ऐसा कोई मिटिगेशन के लिए कोई कॉलम नहीं है। मिटिगेशन मेजर्स के लिए वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, मतलब जब हम चेकलिस्ट मेथड प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो कोई मिटिगेशन मेजर्स या अल्टरनेटिव वहाँ पे कोई कॉलम इसका नहीं होता है। सो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस में ये हो जाता है। हालाँकि हम सॉल्यूशन को डेफ़िनेटली प्रपोज़ कर सकते हैं, बट जब हम चेकलिस्ट मेथड को प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशंस को प्रपोज़ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से चेकलिस्ट मेथड वर्क करता है और कैसे हम इसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा-सा, आई थिंक दिस इज़ विज़िबल टू यू नाउ। This is clearly visible to you. I think now this is clearly visible to you all. Okay, इसको yes.
सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कोई भी जो मेथड है या चेकलिस्ट मेथड है बेसिकली, सो किस तरीके से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने कोई भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको हमने लिया और उसके बेस पे हम यहाँ पे चेकलिस्ट मेथड की एक इसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हम एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है कि क्या हमने प्रपोज प्रोजेक्ट लिया, बट लेट्स से कि हमने कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट लिया जो कि सी शोर या फिर ऐसे एक्वेटिक एरिया के पास जो हम लगाने वाले हैं, कोई इंडस्ट्री या कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट। सो क्या उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे और किस तरीके से हम उसको वैल्यूएट करेंगे चेकलिस्ट मेथड के थ्रू, वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की लिस्ट। ठीक है, यानी कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होंगे जो इससे अफेक्ट होंगे। सो हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की, आइटम्स से बोला गया है इसमें। एंड दूसरी साइड हमने नेचर ऑफ लाइकली इम्पैक्ट कि जो इम्पैक्ट होगा उसकी दो, बेसिकली उसे दो नेचर में कैटेगराइज किया है। एक तो होगा एडवर्स, एडवर्स मतलब बहुत बुरा उसका इम्पैक्ट होगा, और एक है कि वो बेनिफिशियल होगा। तो हमने ना दो कैटेगरीज डिवाइड कर लिया। याद करिए हमने अडोप में क्या किया था, हमने कैटेगरीज डिवाइड नहीं की थी। हमने सभी को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इस तरीके से उनको कैटेगराइज कर दिया था, बट हमने उनको अलग अलग नहीं किया था। यहाँ पे हमने अलग अलग किया है, एडवर्स में भी कैटेगरी है और बेनिफिशियल में भी कैटेगरी है। यानी कि या तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो पॉजिटिव में भी इंटेंसिटी वाइज कैटेगरी है, और एडवर्स इम्पैक्ट यानी नेगेटिव इम्पैक्ट जब होगा तो भी कैटेगरी वाइज उसमें क्या है, एक तरीके से कैटेगरी है, यानी उसमें इंटेंसिटी वाइज कैटेगरी है। सो इस तरीके से अडोप मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या की थी, एक ही पूरी लिस्ट एक तरीके से प्रिपेयर की थी। यू कैन सी कि नो इफेक्ट होगा, या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या तो नेगेटिव होगा, बेनिफिशियल, एडवर्स। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैटेगरीज डिवाइड की। हम्म, एक कैटेगरी एडवर्स की है यानी नेगेटिव की है, एक कैटेगरी बेनिफिशियल यानी पॉजिटिव की है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने मेंशन किए। सो जैसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा, फिशरीज, फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ, रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी ऐसी स्पीसीज जो बहुत कम पाई जा रही हैं, लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर है। सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और सरफेस वाटर क्वालिटी एंड यू कैन से ग्राउंड वाटर, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, और एयर इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे कि हमने एक्वेटिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं और शी शोर की हम बात कर रहे हैं। सो नेविगेशन, नेविगेशन इज़ बेसिकली मूवमेंट, जो व्हीकल्स का मूवमेंट है, पर्सन का मूवमेंट है, शिप्स वगैरह का मूवमेंट है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर पे क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक कैसा होगा, सोशल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। एस्थेटिक यानी कि वहाँ की जो यू कैन से सौंदर्य, जो एक तरीके से वहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, बेसिकली लैंडस्केप की जो ब्यूटी है, दैट ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट, दैट ब्यूटी ऑफ आर्टिस्टिक टेस्ट, ब्यूटी जो नेचर की है, उसको एस्थेटिक बोला गया है। सो अपीयरेंस जो है वहाँ का, वहाँ के जो विजुअल्स हैं, सो ऑल दैट थिंग, वो सब एस्थेटिक में आ जाता है। सो अब जो क्रॉस का साइन जहाँ पे होगा, क्रॉस का मतलब है, जैसे हमने एडवोक में भी बात की थी, क्रॉस का मतलब है वहाँ पे उस तरीके का इम्पैक्ट होगा। जहाँ पे ब्लैंक है मतलब उस पे इस लेवल में, इस कैटेगरी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें प्रपोज प्रोजेक्ट की, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ही हम ले लेते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। सिंपल चेकलिस्ट फॉर रोड प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट के लिए है। यू कैन से कि कोई रोड है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब हमें रोड बनानी है, या उसके आसपास जो हमें बाउंड्रीज बनानी है, बेसिकली रोड प्रोजेक्ट है तो बाउंड्रीज बनानी है, रोड बनानी है, उसमें रेडियम लाइट्स लगानी है, उस पर पेंटिंग करनी है, तो ऑल दैट थिंग। तो रोड प्रोजेक्ट के लिए ये क्या है, चेकलिस्ट मेथड है। सो रोड प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से हम क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, रोड प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से, चेकलिस्ट मेथड के लिए चेकलिस्ट मेथड को बना के चेकलिस्ट मेथड से हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होंगे रोड प्रोजेक्ट के। सो दिस इज, सो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया। अब एक्वेटिक सिस्टम पे अगर देखें तो क्या होगा, एक्वेटिक सिस्टम पे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। सो क्रॉस का साइन जहाँ पे है, मतलब उस कैटेगरी में उसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर कॉन्टेमिनेंट एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाते हैं, तो लंबे समय तक परसिस्ट करेंगे, क्योंकि रोड से निकलने वाले कंस्ट्रक्शन निकलने वाले जो भी पॉल्यूटेंट होंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, और प्लास्टिक जा सकता है और कंक्रीट एंड ऑल दैट थिंग। सो यस, टॉक्सिक होंगे।
इरिवर्सिबल होंगे, लॉन्ग टर्म है इरिवर्सिबल होंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट एल एंड डब्ल्यू, सो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो आर डिनोट करता है रिवर्सिबल को, डब्ल्यू डिनोट करता है वाइड को, एस टी डिनोट करता है शॉर्ट टर्म को, आई आर डिनोट करता है इरिवर्सिबल को, एस आई डिनोट करता है सिग्निफिकेंट को, और एल टी मतलब लॉन्ग टर्म, एल मतलब लोकल, एन मतलब नॉर्मल, एक्स मतलब पोटेंशियल फॉर टाइप ऑफ इम्पैक्ट, एक्स मतलब वहां पे इम्पैक्ट हुआ ये उसको डिनोट कर रहा है। सो दिस इज, अगर हम एल मतलब कि ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लोकल इम्पैक्ट उसका होगा, लोकल इम्पैक्ट होगा इसका। सो दैट इज, फिशरीज पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम पे लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो सेम वही इरिवर्सिबल होगा और लोकल एरिया पे होगा। फॉरेस्ट में लोकल एरिया पे क्यों बोला है, क्योंकि जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट होगी उसी एरिया में अगर कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो उसी एरिया में होगा। ऐसा तो नहीं है कि सपोज करो गुजरात में रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है और मध्य प्रदेश में उसका इम्पैक्ट होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, ऐसा नहीं होगा, तो लोकल एरिया में होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ है, जो धरती पे रहने वाली जो भी जानवर हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है, उनको बोला गया है, उनको बोला गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल पे भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा। एंड वो कैसा होगा, वो एक तरीके से लोकल तो नहीं होगा, वो क्या होगा, वाइड होगा। क्योंकि लैंड पे, क्योंकि रोड आप लैंड पे बना रहे हो ना, तो लोकल उसी एरिया में तो इम्पैक्ट नहीं होगा, वो वाइड एरिया में इम्पैक्ट होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज, लॉन्ग टर्म होगा, वाइड एरिया में होगा, इरिवर्सिबल होगा। उसी तरीके से तो इसके तो एडवर्स इम्पैक्ट होंगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से। सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी में भी लॉन्ग टर्म होगा, इरिवर्सिबल होगा और वाइड एरिया में होगा। सरफेस वाटर क्वालिटी में भी लॉन्ग टर्म होगा, ग्राउंड वाटर पे ऐसा जिसका कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, और सॉइल पे भी नहीं होगा ज़्यादा, और रोड प्रोजेक्ट का, यस। एंड इफ वी टॉक अबाउट एयर क्वालिटी, सो एयर क्वालिटी पे शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जब मशीनरी यूज होंगे, जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, सो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली रोड की बात कर रहे हैं, उस पे चलने वाले व्हीकल्स को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म लोकल एरिया में इम्पैक्ट होगा, जिस एरिया में रोड बन रही होगी। नेविगेशन में क्या इम्पैक्ट होगा, नेविगेशन में कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा और लोकल एरिया में होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कुछ टाइम के लिए। लैंड ट्रांसपोर्ट पे क्या होगा, ऑब्वियसली आप रोड बना रहे हो तो वो तो फायदेमंद ही होगी, है ना। सो इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल में जाएगा, मतलब लंबे समय तक इसका फायदा होगा हमें। रोड बन गई है, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, व्हीकल्स जाएंगे, आसानी से पहुंच सकते हैं, कम टाइम लगेगा, तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ इसका क्या होगा, एस आई, एस आई इज वॉट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल। सो मीनिंगफुल होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। एग्रीकल्चर पर अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर का जो अभी ट्रांसपोर्ट करना है सामान, या यू कैन से सब्जियां वगैरह हैं, फल हैं, फूल हैं, तो आसानी से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह, या एक एरिया से दूसरे एरिया में। सो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट एन इज वॉट, नॉर्मल, तो नॉर्मल में जाएगा। सोशो इकोनॉमिक पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्यों, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन होगा, रोड टैक्स भी आएगा, और कनेक्टिविटी अच्छी होगी, टाइम सेव होगा, एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होंगी एक्सपोर्ट की, उनसे पैसा आएगा, तो लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ये क्या होगा, सोशल टर्म्स में लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम सेव होगा, उनका कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सोशल टर्म्स में इसलिए अच्छा है, और इकोनॉमिक टर्म्स में इसलिए अच्छा है क्योंकि रोड्स होगी, कनेक्टिविटी होगी, टाइम सेव होगा, एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट होगी, चीज़ें एक्सपोर्ट आसानी से हो पाएंगी, इंडस्ट्रीज आसपास सेटअप होंगी, तो इकोनॉमिक टर्म्स में अच्छा है। सो उसी तरीके से नॉर्मल होगा सेकंड कैटेगरी में। एस्थेटिक में क्या होगा, एस्थेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, और यू कैन से लोकल लेवल की होगी। लोकल लेवल की इसलिए बोला है मैंने, लोकल लेवल की इसलिए बोला है क्योंकि जिस एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट होगी उसी एरिया का फॉरेस्ट वहाँ से चले जाएंगे, कट हो जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई रिवर वाटर बॉडी है वो कहीं ना कहीं उसे ख़त्म हो जाएगी वो, तो वहाँ के जिस एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट होगी उस एरिया में क्या होगा, वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रोड बन जाएगी बीच में, फिर पोल्यूशन होगा, फिर बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोग आएंगे, मतलब वहाँ पे कहीं न कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगा। तो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी वो खो जाएगी लंबे समय के लिए। सो लोकल एरिया की, सो इसलिए लॉन्ग टर्म और लोकल।
सो आई होप चेकलिस्ट मेथड किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से हमें एक लेआउट दे रहा है कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, किस तरीके से उन्हें रीड करना है। और अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पता चल गया तो हम उसी कैटेगरी में उसके लिए सॉल्यूशन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, जब इसकी डिसएडवांटेज बताया कि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है सॉल्यूशन का, यहाँ पे ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन की, ठीक है। बट हाँ, इस टेबल से, चेकलिस्ट मेथड से हम we can come out on a solution, ठीक है, we can conclude the solution, that is the thing. So I hope this thing is clear to you, किस तरीके से चेकलिस्ट मेथड किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको क्लियर हुई होंगी। And thank you for listening me so patiently, thank you for your participation, and your efforts literally make a big difference, क्योंकि जब आप जब आप पढ़ते हो और जब आप इंटरेस्ट शो करते हो, जब आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हो, अपने डाउट्स पूछते हो, दैट लिटरली मेड मी फील लाइक यस, आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम डूइंग समथिंग which is worthy, and I should do it, and I should keep continuing making videos. So thank you for your effort, thank you for listening me so patiently, and your attention. And remember one thing, learning never stops, so keep shining, keep learning, keep exploring, keep commenting, keep asking question, keep staying curious, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड अपना ध्यान रखिए। और कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।